वेलकम टू नो 247। दोस्तों, इमेजिन कीजिए एक ऐसा देश जो दुनिया के लिए सबसे अनप्रेडिक्टेबल माना जाता है और जिससे अमेरिका भी डरता है। अगर वो देश चुपके से एक न्यूक्लियर बेस बनाता है और उस बेस पर न्यूक्लियर मिसाइल भी तैनात करता है तो इसका क्या मतलब हो सकता है। दरअसल एक रिपोर्ट निकलकर सामने आई है जिसमें कहा गया है कि नॉर्थ कोरिया के पास सेक्रेट मिलिट्री बेस है जो कि सिर्फ ईस्ट एशिया के लिए ही नहीं बल्कि यूएस के लिए भी थ्रेट पैदा कर सकता है। तो हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि इस बेस के बारे में कैसे पता चला और इसकी मिसाइल कैपेबिलिटी क्या है। चाइनीज फैक्टर को भी समझने की कोशिश करेंगे और इसका ग्लोबल इंपैक्ट क्या हो सकता है उसके बारे में भी हम डिटेल में जानेंगे। सबसे पहले अगर हम इस बेस की लोकेशन को देखें तो जब आप भारत से नॉर्थ ईस्ट की तरफ जाएंगे तो आपको एक देश दिखेगा नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया। और नॉर्थ कोरिया के इस प्रोविंस जिसको कहा जाता है नॉर्थ प्योंगान प्रोविंस, इसी प्रोविंस के अंदर ये जो आप बॉर्डर देख रहे हैं बाउंड्री, ये नॉर्थ प्रोविंस है और इसी प्रोविंस के अंदर ये बेस बनाया गया है। और ये एरिया जियोग्राफिकली काफी इंपॉर्टेंट माना जाता है, काफी स्ट्रेटेजिक है। क्यों? क्योंकि इसके नॉर्थ साइड में चाइना है। आप ये जो बॉर्डर देख रहे हैं ये चाइना का बॉर्डर है। और वेस्ट साइड पर अगर आप आएंगे तो यहां पर आपको येलो सी दिखेगा जहां से चाइना के कोस्टल सिटीज और साउथ कोरिया दोनों के नियर बाई होते हैं। यानी कि ये साउथ कोरिया की कोस्टल सिटीज हैं और ये आप देख सकते हैं ये चाइना की कोस्टल सिटीज है। यानी कि ये समुद्री किनारा चाइना का और साउथ कोरिया का। और नॉर्थ कोरिया ने यहां पर एक मिलिट्री बेस बनाया है। और सबसे बड़ा पॉइंट यहां पर यह है कि यह बेस चाइना से महज 27 किलोमीटर की ही दूरी पर है, बहुत कम दूरी पर है। तो हम इसके बारे में भी डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे कि इसका क्या मतलब है। नॉर्थ कोरिया की इस बेस के बारे में पता कैसे चला? तो ये जो बेस है ये डिस्कवर किया गया है सैटेलाइट इमेजरी एनालिसिस के द्वारा। जो सैटेलाइट इमेज होती है उसको एनालिसिस किया गया, उसके बाद ही इस बेस के बारे में पता चला है। वॉशिंगटन की एक थिंक टैंक है जिसका नाम है सेंटर फॉर स्ट्रेटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज, CSIS। इसने 2003 से लेकर अब तक की जो सैटेलाइट फोटोज होती हैं उसको एनालाइज किया और उसके बाद ही ये रिजल्ट दिया है। दरअसल 2004 के आसपास जो ये बेस है इसका कंस्ट्रक्शन एक्टिवली शुरू हुआ था 2004 के आसपास। जैसे कि जो इसके टनल्स हैं वो बन रहे थे, बंकर को डेवलप किया जा रहा था, जो मिलिट्री हाउसिंग है उसकी यूनिट को बिल्ड किया जा रहा था। फिर क्या होता है, धीरे धीरे इस एरिया में जो सपोर्ट फैसिलिटीज होती हैं वो भी डेवलप किए गए, जैसे फ्यूल स्टोरेज, मेंटेनेंस वर्कशॉप और जो ट्रांसपोर्ट रोड होती है उसको डेवलप किया जाने लगा। फिर 2014 आता है और 2014 तक यह बेस पूरी तरह से ऑपरेशनल हो गया। मतलब मिसाइल को भी डिप्लॉय करना और मिसाइल को स्टोर करना और उसको लॉन्च करने की भी कैपेसिटी यहां पर आ गई थी। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि नॉर्थ कोरिया ने कभी भी इस बेस को मेंशन ही नहीं किया है, इस बेस को कभी भी डिक्लेयर नहीं किया, ना ही किसी यूएन की रिपोर्ट में, ना ही किसी डी न्यूक्लियराइजेशन नेगोशिएशन जो होता है उसमें। ऑफिशियली नॉर्थ कोरिया के डॉक्यूमेंट में भी ऐसा कोई बेस एग्जिस्ट ही नहीं करता है। यही वजह है कि इसे कहते हैं एक अनडिक्लेयर्ड मिसाइल ऑपरेशन बेस। इसको अनडिक्लेयर्ड मिसाइल ऑपरेशन ऑपरेटिंग बेस कहा जाता है क्योंकि नॉर्थ कोरिया का जो डॉक्यूमेंट है उसमें भी इस तरह का कोई बेस एग्जिस्ट ही नहीं करता है। अगर हम इस बेस के लेआउट और इस बेस के स्ट्रक्चर की बात करें तो इसमें बहुत सारी अंडरग्राउंड टनल्स हैं, इसमें 100 शेल्टर्स बनाए गए हैं, बहुत सारे इसमें शेल्टर्स हैं जहां पर मिसाइलों को सेफली यानी कि उसको सेफ रखा जा सकता है। ये टनल्स इतने बड़े होते हैं कि उनमें से जो ट्रांसपोर्टर इलेक्टर लॉन्चर व्हीकल्स होते हैं उसमें से आसानी से पास हो सकते हैं। यानी कि जो बड़ी बड़ी ट्रकें होती हैं जिन पर मिसाइल रखे होते हैं, जो ट्रकें वो आसानी से पास हो सकती हैं, उनको ट्रांसपोर्टर इरेक्टर लॉन्चर कहा जाता है। बेस के आसपास कैमोफ्लेग स्ट्रक्चर का मतलब ये होता है कि ना, जैसे कि जो पेड़ पौधे हरे हरे पत्तियां होती हैं उस पर ये इनविजिबल नहीं होता है, उसको डिटेक्ट नहीं किया जा सकता है, बहुत मुश्किल उसको डिटेक्ट करना हो सकता है। ये ऐसी जगह पर बनाया गया है, इसको कैमोफ्लेग स्ट्रक्चर बोलते हैं। ऐसा बनाया गया कि उसको डिटेक्ट नहीं किया जा सकता है। और एक चीज, इस बेस के बारे में स्पेशल वॉरहेड स्टोरेज यूनिट भी वहां पर मौजूद है जो कि मिसाइल को न्यूक्लियर वॉरहेड्स के साथ इंटीग्रेट करता है। इसका मतलब यह है कि सिनपुंग डोंग एक फुल प्लेज मिसाइल हब है, सिर्फ स्टोरेज फैसिलिटी नहीं है बल्कि यह ऑपरेशनल लॉन्च रेडी बेस है। यहां से ऑपरेशनल जो ऑपरेशन होता है उसको भी लॉन्च किया जा सकता है। यह सिर्फ एक स्टोरेज नहीं है नॉर्थ कोरिया का।
अगर हम इसके मिसाइल कैपेबिलिटी की बात करें तो सिंगपुंग डोंग बेस के अंदर ऐसी मिसाइल रखी गई हैं जो सिर्फ साउथ कोरिया जापान के लिए नहीं बल्कि पूरे अमेरिका के मेन लैंड के भी लिए भी खतरा हो सकती है। दरअसल इसके अंदर क्या रखा गया है, ब्रिगेड साइज यूनिट यहाँ पर मौजूद है। अकॉर्डिंग टू CSIS रिपोर्ट, ए ब्रिगेड साइज यूनिट इज स्टेशनड एट दिस बेस। यहाँ पर एक ब्रिगेड साइज यूनिट यहाँ पर तैनात है। इसका मतलब ये है, अगर हम इसको मिलिट्री टर्म में समझने की कोशिश करें तो इसका मतलब है कि यहाँ लगभग 6 से 9 इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल को डिप्लॉय किया गया है। वहां पर मिसाइलें हैं और हर एक मिसाइल न्यूक्लियर वॉरहेड्स को कैरी कर सकती है, उसको ले जा सकती है, उसकी कैपेबिलिटीज को रखती है। मतलब एक ही लॉन्च से पूरे के पूरे शहर को तबाह किया जा सकता है। और यहाँ पर हानसोंग 15 ICBM इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल भी तैनात है। ये सबसे पहले इसके बारे में ही बात करेंगे। दरअसल ये मिसाइल नॉर्थ कोरिया का सबसे बड़ा और सबसे पहला सक्सेसफुल लॉन्ग रेंज इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है। इसका फर्स्ट टेस्ट हुआ था नवंबर 2017 में, जब ये मिसाइल लगभग 4500 किलोमीटर एल्टीट्यूड तक गया और 53 मिनट के लिए ये फ्लाई करता रहा, ये उड़ता रहा। अगर इसको नॉर्मल ट्रेजेक्टरी पे लॉन्च किया जाए तो इसकी रेंज 13,000 किलोमीटर तक जा सकती है। अगर हम इसको थ्योरेटिकली समझेंगे, ये मिसाइल पूरे यूनाइटेड स्टेट्स को टारगेट कर सकता है, पूरे अमेरिका को ये मिसाइल नॉर्थ कोरिया का टारगेट कर सकता है। ईस्ट कोस्ट से लेकर वेस्ट कोस्ट तक, वॉशिंगटन DC, न्यूयॉर्क, लॉस एंजलिस, ऑल विद इन इस रेंज, जितने भी इसके रेंज के अंदर आए, ये पूरे अमेरिका को तबाह कर सकता है। इतना खतरनाक मिसाइल ये नॉर्थ कोरिया का है। अब बात करते हैं हानसोंग 18 ICBM इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल के बारे में। ये तो हानसोंग 18 ये उस सबसे ज्यादा खतरनाक मिसाइल है। ये मिसाइल नॉर्थ कोरिया का पहला सॉलिड फ्यूल फर्स्ट मिसाइल, ये पहला सॉलिड फ्यूल ICBM इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है। सॉलिड फ्यूल का फायदा ये होता है कि मिसाइल को इससे जल्दी लॉन्च किया जा सकता है। लिक्विड फ्यूल मिसाइल को पहले रिफ्यूल करना पड़ता है, जो कि उसमें कई घंटे लग सकते हैं। जैसे जो लिक्विड फ्यूल होता है उसको रिफिलिंग करने में उसके कई घंटे लग सकते हैं, टेक सेवरल आवर्स। लेकिन जो सॉलिड फ्यूल होता है उसको बहुत ही जल्दी लॉन्च किया जा सकता है। अगर इसका इस्तेमाल किया गया, यानी कि जो लिक्विड फ्यूल होता है अगर उसको इस्तेमाल किया जाने लगा, इस वक्त एनिमी इसको डिटेक्ट कर लेगा। लेकिन जो सॉलिड फ्यूल का इस्तेमाल किया जाएगा तो उसमें 1 मिनट के अंदर ही इसको लॉन्च किया जा सकता है। इस मिसाइल का टेस्ट 2023 में ही हुआ था और एक्सपर्ट्स का कहना है कि यह मिसाइल यूएस का जो डिफेंस सिस्टम है उसके लिए एक सबसे बड़ा चैलेंज बन सकता है। और सबसे खास बात इसकी यह है कि सॉलिड फ्यूल मिसाइल को डिटेक्ट करना और न्यूट्रलाइज करना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ये सडनली किसी भी टनल से निकलकर लॉन्च हो सकता है। इसको डिटेक्ट करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। TEL ट्रांसपोर्टर इरेक्टर लॉन्चर, जो कि मैंने आपको बताया था, अब सिर्फ मिसाइल ही पावरफुल नहीं है बल्कि उसका डिप्लॉयमेंट सिस्टम भी इक्वली बहुत ज्यादा डेंजरस है। सिंगपोंग उंग बेस के पास ट्रांसपोर्टर इरेक्टर लॉन्चर TEL मोबाइल इरेक्टर लॉन्चर ये भी मौजूद है। ये बेसिकली एक ट्रक होते हैं जो मिसाइल को टनल से निकलकर क्विकली किसी भी जगह पर साइट पर उसको ले जाया जा सकता है। मतलब एनिमी के लिए इन मिसाइल को ट्रैक करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो सकता है। एक सिनेरियो के जरिए आप समझ सकते हैं कि एक क्राइसिस होता है जिस टाइम नॉर्थ कोरिया टनल के अंदर से मिसाइल निकालता है, उन्हें क्विकली डिस्पर्स करता है और अलग अलग लॉन्च साइट पर फिर वॉरहेड्स अटैक करके वो लॉन्च कर देता है। एनिमी को समझ में ही नहीं आएगा कि आखिर जो ये मिसाइल लॉन्च की गई है तो ये लॉन्च कहां से की गई है। इतना जबरदस्त तरीके से जो नॉर्थ कोरिया है वो आगे बढ़ रहा है। और अगर इसकी सबसे खास बात बताऊं तो इसकी ये ऑपरेशनल स्ट्रेटेजी, एक्सपर्ट्स कहते हैं कि जो ये सिंगपोंग ओंग के अंदर, जो सिंगपोंग ओंग के अंदर जो बेस है, ये बेस की खासियत ये है कि ये मिसाइल शूट एंड स्कूट स्ट्रेटेजी का पालन करती है, ये उसको फॉलो करती है। इसका मतलब ये कि लॉन्च करने के तुरंत बाद अगर इससे मिसाइल को लॉन्च किया गया तो लॉन्च करने के तुरंत बाद जो लॉन्चर होता है वो अपनी पोजीशन को बदल देता है, यानी कि जो उसकी जगह जहां से लॉन्च किया गया है वो अपनी जगह को ही बदल देता है, ताकि जो एनिमी की तरफ से काउंटर स्ट्राइक हुआ तो वहां पर जो स्ट्राइक करेगा ना वहां पर खाली जगह होगी, वहां पर लॉन्चर होगा ही नहीं। और अगर मिसाइल एक साथ स्वार मोड में लॉन्च की जाए तो अमेरिका के मिसाइल डिफेंस सिस्टम उन्हें एक साथ इंटरसेप्ट नहीं कर पाएंगे, यानी कि ओवरवेलमिंग स्ट्राइक कैपेसिटी होती है उसके अंदर। आखिर इस बेस के पीछे का
स्ट्रेटेजी क्या है, इस बेस को बनाने का जो मतलब है वो क्या है। दरअसल ये जो बेस है ये एक सिंगल फैसिलिटी नहीं है, इट इज एक्चुअली ए पार्ट ऑफ द लार्जर मिसाइल नेटवर्क। ये एक लार्जर मिसाइल नेटवर्क का पार्ट है जो कि नॉर्थ कोरिया के न्यूक्लियर डिटरेंस स्ट्रेटेजी को डिफाइन करता है। सिंगपुंग डोंग बेस उसी बेल्ट का एक हिस्सा है जिसे एक्सपर्ट कहते हैं स्ट्रेटेजिक रियर मिसाइल बेल्ट जिसको कहा जाता है, ये उसी का हिस्सा है। और इस बेल्ट में सिर्फ एक ये क्या बोलते हैं, एक यही बेस नहीं है बल्कि इसके अंदर होइंग जंग नाई, सांग नाम नाई, यून गुजू री, योंगनिम, ये बेस इसके अंदर है। ये सभी बेसेस एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होते हैं और सबको कनेक्ट करने के लिए एक नेशनल वाइड हार्डेनेड बैलिस्टिक मिसाइल बैलिस्टिक नेटवर्क को डिजाइन किया गया, उसका इस्तेमाल किया जाता है। मगर एक अगर इसका मतलब है कि एक बेस पर अगर अटैक होता है तो दूसरा बेस तुरंत रिटेलिएट कर सकता है। ये एक तरह का लेयर्ड सर्वाइवल सिस्टम है और अगर इसके एक बेस पर अटैक हुआ तो इसका दूसरा बेस उसके ऊपर रिटेलिएट कर सकता है। दोस्तों, नॉर्थ कोरिया के द्वारा जो ये बेस बनाया गया आखिर ये चाइना के बॉर्डर के महज 27 किलोमीटर की दूरी पर ही क्यों है। तो आप एक इमेजिन कीजिए, आप ये सोचिए कि अगर यूएस को लगता है कि जो नॉर्थ कोरिया की मिसाइल है वो उसके लिए एक बिग थ्रेट है, तो यूएस क्या कर सकता है, वो सोच सकता है उसके ऊपर, नॉर्थ कोरिया के ऊपर एक प्री एम्प्टिव स्ट्राइक करने के बारे में। लेकिन अगर मिसाइल बेस चाइना के एकदम करीब हो, चाइना के एकदम क्लोज हो, तो यूएस को हमेशा यह डर रहेगा कि स्ट्राइक का कोलेटरल डैमेज, जो स्ट्राइक का कोलेटरल डैमेज है वो चाइना की टेरिटरी तक ना पहुंच जाए। यानी कि इसका मतलब यह है कि अगर यूएस उसके ऊपर अटैक करता है तो जो अटैक है वो चाइना तक ना पहुंच पाए और यूएस कभी भी चाइना को डायरेक्टली प्रोवोक नहीं करना चाहेगा। मतलब एक तरह से नॉर्थ कोरिया ने अपने बेस को चाइना के अम्ब्रेला प्रोटेक्शन में ला दिया है, उसके नीचे रख दिया है। ये एक तरीके का जियोग्राफिकल इंश्योरेंस पॉलिसी कहा जाता है, यानी कि यूएस उसके ऊपर कभी भी डायरेक्ट अटैक नहीं करेगा, क्योंकि अगर यूएस ने डायरेक्ट अटैक किया नॉर्थ कोरिया को उस बेस पर तो वो जो उसकी आंच है, एक तरीके से हम अपने सिंपल लैंग्वेज में कहें कि आंच है वो चाइना तक जा सकती है, क्योंकि इसकी दूरी सिर्फ 27 किलोमीटर ही है। और अगर चाइना तक गई तो चाइना भी भड़केगा, तो जो वॉर है वो और ज्यादा, जो कॉन्फ्लिक्ट है वो बढ़ने की संभावना हो सकती है। सेकेंड है सिंबॉलिक पॉलिटिकल सिग्नलिंग टू चाइना। जो अगर हम ये देखेंगे, जो नॉर्थ कोरिया है और जो चाइना है, इन दोनों देशों के बीच जो हम संबंध है वो भाई भाई की तरह है, हमें यही लगता है कि भाई भाई की तरह है। और जो चाइना है वो नॉर्थ कोरिया का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है और उसका डिप्लोमेटिक प्रोटेक्टर भी है। डिस्पाइट यूएन सेक्शन, चाइना इज नॉर्थ कोरियाज लाइफलाइन। यूएन के सेक्शन के बावजूद चाइना नॉर्थ कोरिया की लाइफलाइन है। लेकिन अगर हम इनसाइड स्टोरी को देखें तो किम जोंग उन वांट्स चाइना नॉट टू अंडर एस्टिमेट हिम, यानी कि किम जोंग उन चाहता है कि चाइना कभी भी उससे अंडर एस्टिमेट ना करे। यानी कि बॉर्डर के पास एक न्यूक्लियर मिसाइल बनाने का एक तरह का ये साइलेंट रिमाइंडर है कि हम सिर्फ आपके सपोर्ट पर डिपेंड नहीं है, बल्कि अपने डिफेंस के लिए आपके गेट पर भी हम मिसाइल रख सकते हैं। ये एक तरह की स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी है। नॉर्थ कोरिया कह रहा है कि हम आपके जूनियर पार्टनर नहीं है, हम आप में एक न्यूक्लियर पावर है। यानी कि ये कहना है कि चाइना ये ना समझे कि हम आपके रहमो करम पर जिंदा हैं, हम आपकी वजह से ही जिंदा है, आप हमारे आपकी जो कि हमारे ऊपर बहुत कृपा है, ऐसा नहीं है, हम भी आपके बराबर में भी हैं। आपके पास न्यूक्लियर पावर है तो हमारे पास भी न्यूक्लियर पावर है, हम आपके जूनियर नहीं है कि आपके सामने झुक कर रहेंगे। तो इस तरीके की स्ट्रेटेजी के साथ नॉर्थ कोरिया आगे बढ़ता है कि चाइना उसको अंडर एस्टिमेट ना करे। एक स्ट्रेटेजी नॉर्थ कोरिया की ये भी है, स्ट्रेटेजिक डेप्थ एंड लॉजिस्टिक्स। नॉर्थ कोरिया का जो कोस्टल एरिया है, जैसे ईस्ट कोस्टल और वेस्ट कोस्टल कोस्ट दोनों की बात करें तो वहां पहले से यूएस और साउथ कोरिया के जो सैटेलाइट हैं वो काफी सर्विलांस करते हैं। वहां मिसाइल बेस बनाना बहुत ज्यादा रिस्की हो सकता है। जो कोस्ट एरिया, जो समुद्री का किनारा होता है, वहां पर बेस बनाना बहुत मुश्किल हो सकता है। वहां पर जो इनिमी है उसको वो इजीली मॉनिटर कर सकता है। अगर हम कहें कि नॉर्थ कोरिया अगर वहां पर कोई बेस बनाएगा तो जो यूएस है, जो साउथ कोरिया है, वो उसको बहुत ही आसानी से उसको मॉनिटर कर सकता है। लेकिन अगर बॉर्डर के पास माउंटेन और वैली है, उस माउंटेन और वैली यानी कि पहाड़ है, और अगर उन पहाड़ पर जो नेचुरल
कैमोफ्लेग है, जो कैमोफ्लेग है वहां पर अगर इस ज्योग्राफी का फायदा उठाकर बेस बनाया गया तो जिससे टनल्स और अंडरग्राउंड फैसिलिटीज जो उसकी सिक्योर हो जाएंगी, क्योंकि जो ये है ना नेचुरल कैमोफ्लेग, इसको डिटेक्ट करना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि वो समझ में नहीं आता है। और दूसरा फायदा इसका ये है कि चाइना बॉर्डर के पास होने की वजह से सप्लाईज और बैकअप लॉजिस्टिक के लिए एरिया रिलेटिवली बहुत ज्यादा सेफ होता है, क्योंकि एनिमी स्ट्राइक करने में हिचकता है, क्योंकि जो ये इलाका है येलो सी का, चाइना अपने लॉजिस्टिक्स के लिए इसका इस्तेमाल करता है, और जो एनिमी यानी कि यूएस वो कभी वहां पर अटैक करेगा नहीं। नॉर्थ कोरिया ने इसलिए उस इलाके को अपना बेस बनाने के लिए सबसे सेफ समझा। साइकोलॉजिकल इंपैक्ट, नॉर्थ कोरिया एक तरीके से साइकोलॉजिकल इंपैक्ट डालना चाहता है। ये बेस एक मैसेज देता है कि नॉर्थ कोरिया न्यूक्लियर सिर्फ अमेरिका के खिलाफ नहीं है, बल्कि ये एक तरीके से बार्गेनिंग चिप भी चाइना के साथ, एक तरीके से ये बार्गेनिंग चिप भी है। सोचिए अगर कल को चाइना और नॉर्थ कोरिया के बीच जो रिलेशन है वो खराब हो जाते हैं तो इसका मतलब क्या होगा? अगर रिलेशन खराब हो गए तो ये बेस एक साइलेंट थ्रेट बन सकता है चाइना के लिए। इसका मतलब यह कि चाइना को हमेशा ये याद रहेगा कि उसके बॉर्डर से सिर्फ कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर, 27 किलोमीटर की दूरी पर न्यूक्लियर मिसाइल को तैनात किया गया है। ये एक डबल एज स्वॉर्ड है, डबल एज स्वॉर्ड है, जो दिखाता है कि किम जोंग उन किसी पर पूरी तरह से वो डिपेंडेंट नहीं रहना चाहते हैं, ना ही अमेरिका पर और ना ही चाइना पर। एक तरीके से वो दिखाना चाहते हैं कि हम ना तो चाइना पर निर्भर है, ना ही हम अमेरिका के ऊपर डिपेंडेंट हैं। अगर हम इसके ग्लोबल पॉलिटिक्स पर इंपैक्ट की बात करें तो सबसे पहले हम बात करेंगे यूनाइटेड स्टेट्स और अमेरिका पर इसके इंपैक्ट की। तो ये माना जाता है कि नॉर्थ कोरिया के पास जब तक शॉर्ट रेंज की मिसाइल थी तब तक जो थ्रेट था वो सिर्फ एशिया तक ही लिमिटेड था, लेकिन अब हासोंग 15 और हासोंग 18 जैसे आईसीबीएम इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का डिप्लॉयमेंट किया गया है, तो इसका मतलब यह कि पूरा कॉन्टिनेंटल यानी कि पूरा कॉन्टिनेंटल यूएस, पूरे यूएस का इलाका भी डायरेक्ट न्यूक्लियर टारगेट बन गया है नॉर्थ कोरिया की नजर में। और इसका जो पॉलिटिकल इफेक्ट है यह है कि अमेरिका अब हमेशा नॉर्थ कोरिया को एक ग्लोबल न्यूक्लियर थ्रेट के रूप में देखेगा, ना कि एक रीजनल प्रॉब्लम के रूप में। यूएस की फॉरेन पॉलिसी का अब चाइना और नॉर्थ कोरिया दोनों पर फोकस करना पड़ता है। जो यूएस की फॉरेन पॉलिसी है वो नॉर्थ कोरिया और चाइना दोनों के ऊपर उनको फोकस करना पड़ता है। और इसका सबसे बड़ा कंसर्न ये है कि अगर एक न्यूक्लियर क्राइसिस होता है तो यूएस को अपने मेन लैंड को भी उसको सिक्योर करना पड़ेगा। जो यूएस की मेन लैंड है अमेरिका का इलाका, उसको भी सिक्योर करना पड़ेगा, जो अभी तक सिर्फ रशिया और चाइना के केस में होता था। यानी पहले ये होता था कि अमेरिका को अपने इलाकों की रक्षा सिर्फ रशिया और चाइना से करनी पड़ती थी, लेकिन अब नॉर्थ कोरिया से भी अपने इलाकों को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। अगर हम इसका साउथ कोरिया जापान के ऊपर इसका इंपैक्ट देखें तो ये दोनों देश पहले ही नॉर्थ कोरिया के शॉर्ट और मीडियम रेंज मिसाइल के रेंज में आते थे, लेकिन अब जब नॉर्थ कोरिया के पास मोबाइल हिडन इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल ये आ गया है तो इनसे इनकी इनसिक्योरिटी और बढ़ गई है। साउथ कोरिया के लिए ये एक तरीके से एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस है। क्यों? क्योंकि जो सियोलो सिटी बॉर्डर है ये उसके बिल्कुल पास है और किसी भी स्ट्राइक में साउथ कोरिया के इसी इलाके को टारगेट किया जा सकता है। पहला टारगेट यही बन सकता है। जापान के लिए भी एक कांस्टेंट टेंशन है, और जापान के लिए किस तरीके से टेंशन है? तो नॉर्थ कोरिया ने पहले कई बार मिसाइल टेस्ट करने के लिए जापान का इस्तेमाल किया, यानी कि कई बार जो मिसाइल को टेस्ट किया है वो मिसाइलें जापान के ऊपर से गुजरी हैं। अब उन्हें पता है कि मिसाइल और भी पावरफुल और अनप्रेडिक्टेबल हो गई है, तो इसका रिजल्ट ये हो सकता है कि साउथ कोरिया जापान दोनों अपनी मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन और यूएस के साथ सिक्योरिटी अलायंस को और ज्यादा मजबूती करते हैं, और इनडायरेक्टली ये सिचुएशन एशिया पैसिफिक में आर्म रेस को और ज्यादा बढ़ा सकती है। चाइना इज नॉर्थ कोरियाज प्रोटेक्टर ऑन द पब्लिक लेवल। अगर हम पब्लिक लेवल पर देखें तो नॉर्थ कोरिया का चाइना एक प्रोटेक्टर है। वो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में सैंक्शन को ब्लॉक कर देता है, लेकिन प्राइवेटली चाइना के लिए एक डबल एज स्वॉर्ड है। एक तरफ चाइना चाहता है कि नॉर्थ कोरिया यूएस के लिए हेडेक बना रहे, उसके लिए सरदर्द बना रहे, ताकि अमेरिका का फोकस एशिया पैसिफिक में डिवाइड हो जाए। लेकिन दूसरी तरफ चाइना को यह बिल्कुल पसंद नहीं है कि एक अनस्टेबल न्यूक्लियर स्टेट उसके बॉर्डर के इतना पास आ जाए कि उसके बॉर्डर से 27 किलोमीटर की दूरी पर ही न्यूक्लियर वेपन को डिप्लॉय कर दे, उसको तैनात कर दे। सोचिए अगर नॉर्थ कोरिया कोलैप्स हो जाए, नॉर्थ कोरिया गिर जाए, तो मिलियंस ऑफ रिफ्यूजी जो भाग कर कहां जाएंगे? वो चाइना की तरफ जाएंगे। अगर न्यूक्लियर एक्सीडेंट होता है तो सबसे पहले फॉल आउट
चाइना का ही आएगा। मतलब सिनपुंग डोंग बेस एक तरह से चाइना के लिए सिक्योरिटी गारंटी भी है और सिक्योरिटी नाइटमेयर भी साबित हो सकता है। अगर हम इसका जो ग्लोबल डिप्लोमेसी उस पर इंपैक्ट की बात करें तो डी न्यूक्लियराइजेशन जो टॉक हो रही है, चाहे वो 6 पार्टी टॉक हो, चाहे ट्रम्प किम के साथ समिट हो, कभी भी सिंगपुंग डोंग जैसे अनडिक्लेयर बेसिस पर फोकस नहीं किया गया। इस पर फोकस नहीं किया जाता है। मतलब नॉर्थ कोरिया हमेशा अपने असली पावरफुल जो उसका कार्ड है, जो उसका असली पावरफुल कार्ड है, जो असली ताकत है, उसको हमेशा छुपाए रखता है। इसका मतलब यह है कि जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है वो कभी भी नॉर्थ कोरिया के न्यूक्लियर आर्सेनल की ट्रू साइज का उसको पता नहीं चल जाएगा। यानी कि जो नॉर्थ कोरिया के पास कितने न्यूक्लियर वेपन्स है, आम पब्लिक है, जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है, उसको इसके बारे में कभी भी पता नहीं चल जाएगा। और जो नेगोशिएशन होता है वो हमेशा एक हाफ ट्रूथ पर चलता है। नेगोशिएशन जो बातचीत होती है वो हाफ ट्रूथ, आधे सच पर चलती है, क्योंकि जो असली जो ताकत है नॉर्थ कोरिया के पास वो उसको डिक्लेयर ही नहीं करता है। और नॉर्थ कोरिया हमेशा एक स्टेप आगे रहता है। हमेशा नॉर्थ कोरिया एक स्टेप आगे रहता है, क्योंकि वो हर बार अपने जो हिडन बेसेस है उसके पास, अपने हिडन बेसेस को वो रिजर्व रखता है। और यही वजह है कि अब एक्सपर्ट्स कहते हैं कि डीन्यूक्लियराइजेशन इज प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल, क्योंकि जितना डिक्लेयर करेंगे उससे ज्यादा अनडिक्लेयर बेसेस होंगे। दोस्तों ये वीडियो थी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।